साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। तो संसद में आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप देख रहे हैं, बहस हो रही है। क्या क्या खास हुआ है वो आपको बताऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। प्राइम एट 4 में और भी तमाम वो खबरें जिनमें है प्राइम टाइम में छा जाने का मादा, लेकिन पहले वो खबरें जो रहने वाली हैं फोकस में। बुलेटिन में आपको बताऊंगा ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोकने की राजनाथ सिंह ने क्या वजह बताई, कितने राफेल गिरे, इसको लेकर क्या कहा सरकार ने, ध्यान से देखिएगा। साथ ही आज आपको श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए आतंकियों के हाइड आउट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा। इसके साथ ही आज आपको बताऊंगा आगरा का अवैध धर्मांतरण गैंग व्हाट्सएप का कैसे कर रहा था हथियार के तौर पर इस्तेमाल। और इसके साथ ही प्राइम एट 4 में आज कैसे सिंक होल में पूरी कार समा गई, कहां हुआ ये भी ध्यान से देखिएगा। लेकिन पहले शुरुआत इस खबर के साथ, सुरक्षा बलों ने आतंकियों की खोपड़ी खोल दी है। ऑपरेशन महादेव में टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, वही जो पहलगाम में भी शामिल था, वही जिसे अमेरिका ने भी आतंकवादी माना है, वही टीआरएफ, उसके 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। टीआरएफ का आतंकी मूसा सुलेमानी भी अब इस दुनिया से रवाना हो गया। 20 लाख का इनामी था आतंकी मूसा सुलेमानी, एनकाउंटर में मारा गया। पहलगाम हमले का आतंकी मूसा सुलेमानी मारा गया। सुरक्षा बलों ने टीआरएफ के आतंकी सुलेमानी को मार गिराया। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तानी, सोर्सेस ये भी बता रहे हैं। तो ये जो 3 आतंकी मारे गए हैं, इनमें से एक वो जिसे कहा जा रहा है कि वो पहलगाम में आतंकी हमले में भी शामिल था। ये हाइड आउट आतंकवादियों का, आप जानते हैं यहां बहुत घने जंगल हैं, उनमें से किसी चीज को ढूंढ निकालना ये भूस के ढेर में से सुई तलाशने जैसा होता है। लेकिन इस हाइड आउट को आखिरकार हमारे सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला और ये 3 आतंकी किए गए हैं ढेर, जिनमें से एक आतंकवादी पहलगाम हमले में भी शामिल था। मूसा सुलेमानी भी ढेर कर दिया गया। 20 लाख का इनामी मूसा सुलेमानी ढेर। ये तीनों ही आतंकवादी, इस समय उनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। अब इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद इंसानियत का तो कोई काम इन्होंने किया नहीं, निर्दोषों का खून बहाया और इस लालच में बहाया कि मरने के बाद 72 हूरें मिलेंगी। क्या होगा वो तो अब यही जानते हैं, लेकिन यहां इस दुनिया में इनका आखिरकार क्या हश्र हुआ है वो देख लीजिए। और नवभारत पर आतंकियों के ठिकाने की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे हम। आतंकियों के पास से 17 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इनके पास AK-47 आप देख रहे हैं, इनके शरीर के पास ही वो खतरनाक बंदूकें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा इनके पास ग्रेनेड्स भी थे। ये देखिए वो ग्रेनेड्स जो इनके पास से बरामद हुए हैं, 14 ग्रेनेड्स इनके पास से बरामद हुए हैं। आतंकियों से बरामद ग्रेनेड यहां दिखाई दे रहा है। आतंकियों के हाइड आउट की पूरी तस्वीर, खाने पीने का सामान और दूसरी चीजें भी यहां पर बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ में बरामद हुए हैं ये मौत के हथियार। ये देखिए आप जरा, मूसा सुलेमानी, इनमें से ये आतंकी ढेर कर दिया गया। एक अब इस दुनिया में नहीं। ये जो क्रॉस का निशान आप देख रहे हैं, ये यही स्थापित कर रहा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें ये भी शामिल था। हमले के बाद आतंकियों ने ये तस्वीर डाली थी। और अगर ये हाइड आउट क्रैक करने में, बर्स्ट करने में हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कामयाब रही हैं, तो अब आप ये तय मानिए कि बाकी तीनों का नंबर भी जल्द आने वाला है। तमाम लोग ये पूछ रहे थे कि पहलगाम के आतंकियों का हुआ क्या, कहां चले गए, खासतौर से भारत का विपक्ष पूछ रहा था। आज उसको इस बारे में जवाब मिल गया होगा। आतंकी संगठन टीआरएफ का सदस्य पहलगाम आतंकी हमले में शामिल, जरा देखिए उसके बारे में जो जानकारी है। आतंकी मूसा सुलेमानी देख लीजिए। पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं की हत्या किया था इसने। 20 लाख का इनाम इसके सिर पर था। आतंकी मूसा सुलेमानी पहले पाकिस्तान की सेना का स्पेशल फोर्स का कमांडो था।
ये बात इस बात को स्थापित करती है कि वहां के नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है ये वहां के स्टेट एक्टर्स हैं जो कभी वर्दी पहन के आ जाते हैं और कभी वर्दी उतार के। देखिए, लगातार जो है इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और हमारे पास जो फ्रेश अपडेट है, 3 आतंकवादियों को इस ऑपरेशन में मार गिराया गया है। जो जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी उसके आधार पर आज सुबह इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था और इसमें अब जो है बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है। 3 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। ये जो कंफर्मेशन है ये भारतीय सेना की तरफ से अब आई है और 3 आतंकवादी जो पाकिस्तानी मूल के बताए जा रहे हैं उनको मार गिराया गया है। तो ये ऑपरेशन जो सुबह 7 बजे के करीब शुरू किया गया था और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना की जो स्पेशल यूनिट्स थी वो यहाँ पे बुलाई गई थी। आप देखें कि कितना घना ये जो जंगल है, ये जो पहाड़ी इलाका है, इसी पहाड़ी इलाके के अंदर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। और जो 3 आतंकवादियों के बारे में सटीक जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी उसी सटीक इंफॉर्मेशन पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया था और इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लगातार एक सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके में अभी भी जारी है। हमने देखा कि भारतीय सेना की जो स्पेशल यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं, वो अभी भी इस पूरे इलाके में बनी हुई है, लगी हुई हैं और जो अधिकतर जो एरियाज है इस पूरे इलाके के उनको कॉर्डन में लिया गया है और पूरी तरीके से इस जंगल को खंगालने की कोशिश भारतीय सेना कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी सफलता, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के पास, 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। जो दाची गांव का पहाड़ी सिलसिला है, ये जो पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके का जो अगर हम कनेक्ट देखेंगे तो पहलगाम के साथ मिलता है और इस इलाके में जो सुरक्षा बलों को जानकारी थी उसके आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है जो कि पाकिस्तानी हो सकते हैं और फिलहाल इस पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन है उससे अंजाम दिया जा रहा है। ऑपरेशन महादेव पर सेना ने किस तरह से ऑपरेशन महादेव के तहत एक्शन लिया, चिनार कॉर्प्स ने इस बारे में जो जानकारी दी है वो आपके सामने रख रहा हूं। सेना को आतंकियों के बारे में खुफिया इनपुट मिले थे। डाची गांव इलाके में स्पेशल सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी में संदिग्ध आतंकी कम्युनिकेशन डिवाइस मिले। डिवाइस के पहलगाम अटैक से जुड़े होने की आशंका जताई गई। इनपुट मिलने पर इलाके में सेना की कई टुकड़ियां तैनात की गई। लगातार निगरानी हुई और कई बार तलाशी की गई और उसके बाद इलाके की घेराबंदी हुई। 24 राष्ट्रीय राइफल्स 4 पैरा की टीम ने 3 आतंकियों को घेर लिया और आज सुबह करीब 11:30 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। हमारे संवाददाता साहिल सुहेल आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त भी वो खबरें जुटा रहे हैं तमाम जगहों से। साहिल, ये बड़ी कामयाबी है। पहलगाम के वो आतंकी जिनकी तस्वीरें लोगों ने देखी उनमें से एक टपका दिया गया। बाकी सब के बारे में क्या ये माना जाए एक क्योंकि पकड़ में आ गया है, हाइड आउट्स के बारे में अब पता चलना शुरू हो गया तो वक्त की बात है, बहुत जल्द उनको भी जहां वो जाना डिजर्व करते हैं भेज दिया जाएगा। देखिए, यकीनन क्योंकि जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस है ये सिर्फ टेररिस्ट मारने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से जो है लीड्स मिलती है। 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनके कब्जे से जो असला, गोला बारूद और खाने पीने की चीजें मिली हैं ये कई राज खोल सकती हैं और ये जांच का विषय है। मेरे सहयोगी शफीक आपको ये पहाड़ियां दिखाएंगे। इसी तरह की पहाड़ी जो है ये पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के भीतर जो है ये आतंकवादी छुपे बैठे होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि जो आतंकवादी इन जंगलों के अंदर हाइडआउट्स बनाते हैं तो उनको सहयोग तो मिलता होगा, सपोर्ट तो मिलता होगा और वो खाने पीने की चीजें, वो तमाम तरह की जो जानकारी है, जो चीजें मिली है, वो अब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है और इन्वेस्टिगेशन पे ये सारा कुछ खुलेगा कि कहाँ से लाते थे और कौन मदद कर रहे थे और वहीं से फिर कड़ी जुड़ती जाएगी और जो बाकी आतंकवादी है उनको भी मार गिराया जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 30 साल में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए हैं उसमें यही एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को होती है। एक तो आतंकवादी मार गिराए जाते हैं लेकिन दूसरे आतंकवादी तक पहुंचने तक के लिए भी एक रास्ता जो है खुद जो है आतंकवादी छोड़ के चले जाते हैं। 90 की दहाई में तो डायरी छोड़ के जाते थे लेकिन आज मोबाइल फोन है वो छोड़ के जाते हैं, बाकी जो कम्युनिकेशन के डिवाइसेस है वो छोड़ के जाते हैं और वो विषय जो है वो डिवाइसेस पे इन्वेस्टिगेशन होती है और उन डिवाइसेस की वजह से काफी ये जो मूसा सुलेमानी, कई जगहों पर हाशिम मूसा भी हम पढ़ रहे हैं, क्या ये वही वन एंड द सेम पर्सन है? क्या ये हाशिम मूसा सुलेमानी, क्या इसका पूरा नाम है?
देखिए सुलेमान नाम बताया जा रहा है और इसका जो कोड है वो मूसा करके बताया जा रहा है, मूसा हाशिम। और फिलहाल जो है सस्पेक्टेड है कि जो है सुरक्षा एजेंसियां जो है हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो हो सकते हैं 3 आतंकवादियों में से एक जिनको मार गिराया गया है। लेकिन फिलहाल जो है सेना की तरफ से या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सार्वजनिक तौर पर जो है स्टेटमेंट वो आना बाकी है। लेकिन फिलहाल जो है इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, ये प्रेस ब्रीफिंग होगी तो इस बारे में भी पता चलेगा। लेकिन एजेंसियों का ध्यान पहले इस बारे में होगा कि अगर यहां से लीड मिल गई है तो बाकी आतंकवादियों तक भी पहले पहुंच बनाई जाए। बहुत धन्यवाद, आपके पास आगे भी और लौटूंगा। साहिल सुहेल हमारे संवाददाता ये आपको खबर दे रहे हैं। लिडवास में ये एनकाउंटर हुआ है 42 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी में, उस जगह से जहां पहलगाम का वो हमला अंजाम दिया गया था। आगे आपको कोटा का हाल दिखाता हूं। कोटा बैराज के 12 गेट खोलने पड़े, 2,90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। चंबल किनारे बसी बस्तियों में घुसा पानी, कई मकान पानी में आधे डूब गए। देखिए जरा, चंबल गुजरती है कोटा के करीब से और वहां इस समय किस तरीके से पानी, उसका प्रवाह देखिए, उसका जोर देखिए। और इस कदर डैम भर गया कि उसके गेट खोलने पड़े। और जाहिर है इसकी वजह से जब गेट खोला जाता है तो जिस तरफ गेट के दरवाजे खुलते हैं उस तरफ निचले इलाकों में जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, धरती के वो हिस्से जो उतने ऊंचे नहीं होते हैं, उन जगहों पर पानी जाकर भर जाता है। यही आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा करने से पहले आसपास की वो जगहें जो डूब क्षेत्र में आती हैं उनको सूचित किया जाता है। और कोटा बैराज से जब पानी छोड़ा गया तो फिर इसका असर धौलपुर में भी दिखा है। धौलपुर में खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी बह रही है। चंबल का जलस्तर और बढ़ेगा ऐसी आशंका भी है। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने चंबल किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया। कोटा की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, वो डैम जहां से पानी छोड़ा गया वो आपने देखा। और अब ये आप देख रहे हैं चंबल इस समय धौलपुर में भी विकराल रूप में दिखाई दे रही है। और आइए अब अहमदाबाद का हाल देख लीजिए। मूसलाधार बारिश के बाद अहमदाबाद में भारी जल जमाव है। कई इलाके लो लाइंग एरियाज पानी में डूबे हुए हैं। जल भराव से लोगों को हो रही है खासी परेशानी। ये देखिए आप, ट्रैफिक पूरी तरह से बाधित होता है क्योंकि इस तरह के पानी में ट्रैफिक की गति सुचारू नहीं रह पाती। कई जगहों पर गाड़ियां बंद हो जाती हैं और लोगों की आवाजाही किस कदर प्रभावित है देखिए। घुटने से ऊपर पानी दिखाई दे रहा है रोड्स में। ये हैं अहमदाबाद के वो इलाके जो हुए हैं वाटर लॉगिंग के शिकार। अहमदाबाद में जारी रेड अलर्ट के बीच कुछ देर की बरसात के बाद अहमदाबाद के पूर्व इलाके में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है। इस वक्त हम पूर्वी अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे चारों तरफ आपको सिर्फ सड़कें जो है वो नदियाँ बनी हुई नजर आ रही होगी। अब देखिए वो टेम्पो किस तरीके से इस जल भराव में फंस चुका है। जो भी कोई इस पानी से गुजर रहा है कहीं ना कहीं घुटनों के ऊपर तक का पानी जो है वो भरा हुआ है। यानी कि कुछ देर की जो बारिश हुई रेड अलर्ट के बीच, अहमदाबाद में रेड अलर्ट जारी है, भारी बारिश का रेड अलर्ट किया गया है। उसी बीच जो कुछ देर तेज बरसात हुई उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा इलाका जो है आप देख सकते हैं वो जलमग्न हो चुका है। हर कोई अपने घर की तरफ जाने के लिए कितनी कड़ी मशक्कत करता नजर आ रहा है। ये तस्वीर कहीं ना कहीं वो बयां करती है कि अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो दावे थे, प्री मानसून दावे, वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आप देखिए जो गाड़ियां भी निकल रही है पानी में से तो वो किस तरीके से वो कहीं ना कहीं कितने पानी से गुजरते हुए निकल रहे हैं। आप देखिए वो टेम्पो को अभी भी लगातार ठीक करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और अब आपको अहमदाबाद की लाइफलाइन कहे जाने वाली रिंग रोड का हाल दिखाता हूं। यहां कुछ देर की बारिश के बाद ट्रैफिक लगभग थम चुका है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही। अहमदाबाद में सुबह से हो रही धीमी बरसात और दोपहर में हुई तेज बारिश के बाद अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड का क्या हाल है, ये तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम कटलाल एसपी रिंग रोड पर मौजूद है। और ये तस्वीर आप देखिए, रिंग रोड का ये हाल है। पूरी तरह से रिंग रोड जो है जलमग्न हो चुका है। यही रिंग रोड है कि यहाँ से अहमदाबाद से नॉर्थ गुजरात की तरफ अगर किसी को जाना हो तो इसी रिंग रोड से होते हुए जाना है, या फिर अहमदाबाद से बड़ौदा की ओर जाना हो तो इसी रिंग रोड से होते हुए जाना है। गुजरात के किसी भी कोने में अगर अहमदाबाद के आउटर से ये सारी ट्रकों को अगर निकलना हो तो इसी रिंग रोड का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन आज
इस रिंग रोड की हालत आप देखिए, ये रिंग रोड नदी में तब्दील हो चुका है। राजस्थान के बूंदी में क्या हाल है देख लीजिए। बूंदी में भारी बारिश का दौर जारी है। गुढ़ा बांध है यहां पर, उसके 18 गेट खोलने पड़े। 45,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बूंदी के निचले इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यहां बांध से जहां भी पानी छोड़ा जाएगा, दूसरी तरफ जो लो लाइंग एरियाज में बस्तियां हैं या मकान बने हुए हैं, उनके लिए सबसे पहले खतरा होता है। बूंदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां ये जो बांध है, ये आप देख रहे हैं, उसकी क्षमता भी लिखी गई है। एक खास क्षमता से ज्यादा पानी भर जाने पर डैम के टूटने का खतरा रहता है और इसीलिए फिर गेट खोले जाते हैं। गुढ़ा बांध यहां पर जो है, उसके 18 गेट उसके बाद खोल दिए गए। और अब ये खबर जो आप देख रहे हैं, जो इस वक्त पानी पानी है पटना के वीवीआईपी इलाके, देखिए या रिहायशी सब जगह है, रिहायशी मोहल्ले हों, वीवीआईपी इलाके, सब जगह जल जमाव है। पटना रेलवे स्टेशन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। वो देखिए महावीर जी का मंदिर दिखाई दे रहा है और ये स्टेशन के पास की स्थिति है। पूरा इलाका तालाब जैसा दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता साकेत सिंह ने आपके लिए रिपोर्ट भेजी। मैं जहां खड़ा हूं ये पटना जंक्शन है, लेकिन आपको ये तस्वीरें देखकर एहसास हो रहा होगा कि किसी झील के सामने मैं खड़ा हूं, लेकिन ये पटना जंक्शन का ये इलाका है। और आप देखिए किस तरह से पूरा का पूरा जो ये पटना जंक्शन है वो जलमग्न है। यहाँ पर गाड़ियां देखिए किस तरह से पानी में रेंग रही है। जो लोग आने जाने वाले हैं किसी तरह यहाँ पर मुश्किल से निकल रहे हैं। आप देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। यानी किस तरह से जो दावे होते हैं नगर निगम की कि इस बार इस मानसून में वाटर लॉगिंग पटना में नहीं होगा, लेकिन स्थिति देखिए किस तरह की है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी है, अलग अलग इलाकों में है। और आप देखिए ये पॉश इलाके जो सबसे व्यस्तम इलाके होते हैं, वहां भी इस तरह की तस्वीर है। सामने पटना जंक्शन है, दूसरी तरफ महावीर मंदिर है और यहाँ पर किस तरह से जो हालात है वो आप देखिए। जो पानी में तैरकर, इसी तरह से पानी में चलकर अपना सामान उठाकर लोग यहाँ पर जाने को विवश हैं। किसी तरह लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। जो अपना कोई बाहर से आ रहा है या किसी को कहीं जाना है, स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जाना है, वो लोग इसी तरह से जो पैदल सामान अपने अपने कंधे पर रखकर निकल रहे हैं। तो ये तस्वीर किस तरह से पटना में जो नगर निगम लगातार दावे करता है उसकी पोल खोल रहा है कि किस तरह से जल जमाव बुरी तरह से पटना के तमाम बड़े इलाकों में देखने को मिल रहा है। चाहे वो रिहायशी इलाका हो, डिप्टी सीएम का आवास हो, हर जगह जल भराव और जल जमाव की जो स्थिति है वो इसी तरह है। लोग जो में कुदरती आफत ग्लेशियर पिघलने से लरी नाले में फ्लैश फ्लड आया। नाले में बाढ़ के साथ पत्थर और भारी मलबा आ गया। फ्लैश फ्लड की वजह से लोगों में दहशत मच गई। ये देखिए आप किस कदर प्रवाह है, देखिए करंट देखिए पानी का। बाढ़ से लोग दहशत में हैं। वीडियो बनाया जा रहा है, रील बनाया जा रहा है। आगे के लिए वो यादें सजो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और उनको लगता है शायद आगे ऐसा देखेंगे भी नहीं। लरी नाला फ्लैश फ्लड। बिहार के सिवान में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगी एक बदमाश के। बेल पर जेल से बाहर आया था आरोपी राहुल यादव और बेल पर जेल से बाहर आने के बाद भी इसके जो काम थे वो ऐसे थे कि पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा। इस समय आपको स्ट्रेचर में लादा जाता राहुल यादव दिखाई दे रहा है। हत्याकांड का आरोपी है। बाहर आने के बाद एक बार फिर से हरकतें शुरू हो गई थी। पुलिस ने वापस वहां पहुंचा दिया जहां जाना वो डिजर्व करता है। जीरादेई का ये पूरा मामला पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ हमलावर हैं। संसद के बाहर बीजेपी सांसदों ने जमकर प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस से लेकर बीजेपी के सांसद इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। साजिद रशीदी ने जिस तरह डिंपल यादव के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। आप ये देखिए कि कल माननीय सांसद डिंपल यादव जी जो एक धर्म स्थल पर गई, मस्जिद में गई, उसके बाद एक शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है
उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हैं। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से बढ़कर हो गई है क्या? मौलाना जो हरकत की है वो पूरा देश देखा है, और हमारी माननीय सांसद डिंपल यादव जी का जो उन्होंने अपमान किया है, वो एक महिला सांसद का अपमान नहीं किया, पूरे देश की महिलाओं का उन्होंने अपमान किया और शर्मसार किया। इतनी भद्दी टिप्पणी, महिलाओं का सम्मान पुरातन काल से होता चला आ रहा है। यत्र नार्यः सन्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। हम पूछना चाहते हैं साजिद रशीदी जी से कि इस प्रकार महिलाओं पर भद्दी टिप्पणी करके आप महिलाओं का अपमान करके क्या बताना चाहते हैं। ये देश का नारी शक्ति है, एक महिला सांसद का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। शर्म आती है कि जो है जिस भारत में नारी को देवी का रूप दिया जाता है, लक्ष्मी का रूप दिया जाता है, वहीं आज महिला सशक्तिकरण के युग में इतनी शर्म आनी चाहिए, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती कि अपने पति का अपमान भी, अपनी पत्नी का अपमान भी पति चुपचाप सिर्फ राजनीति के लिए सह रहा है, पर महिला शक्ति उसको नहीं सह। घिनौना, इतनी घिनौनी टिप्पणी मौलाना साजिद रशीद ने की है और उसके बारे में हम यहाँ निषेध जितना किया जाए वो कम है। साजिद रशीदी हाय हाय, महिलाओं का अपमान, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा। हिंदुस्तान के नारे देकर यहाँ बीजेपी के सांसद यहाँ खड़े थे और उन्होंने नारे दिए, लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि जिनकी सौभाग्यवती के ऊपर ये टिप्पणी है वो क्यों चुप है। हमारी एक महिला सांसद डिंपल यादव पर मौलाना ने जो कमेंट्स किया है वो बहुत ही गंदा कमेंट्स है। हम अपने देश को भी मां कहकर पुकारते हैं, हम नारी शक्ति सम्मान की बात करते हैं। माननीय मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतने कदम उठाए हैं, नारी सम्मान का प्रतीक है, वहीं एक महिला सांसद के ऊपर इस तरीके से कमेंट्स करना बहुत ही निंदनीय है। मोदी सरकार के प्रोटेस्ट पर डिंपल का बयान अच्छा होता अगर मणिपुर पर भी बोलते। नहीं, अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। आपके समर्थन में प्रोटेस्ट किया था उनके अगेंस्ट महिलाओं। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण